इसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। पूज्य स्वामी जी का उसके लिए निर्देश है। मैं उसके लिए आपके सामने कुछ प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। उन प्रमाणों के आधार पर हम सब इस बात का अंदाजा लगा लेंगे, आकलन कर लेंगे कि भारत का अतीत कैसा था। भारत का एक अतीत तो है जो बहुत पुराना है, वेदों के समय का है, वेदकालीन है, और वो 10वीं शताब्दी तक चलता है। वेदों के समय से लेकर 10वीं शताब्दी तक का। परम पूजनीय स्वामी जी ने उसके बारे में आपसे जरूर बात की होगी। मैं आपको भारत के उस अतीत के बारे में बात करूंगा जो अभी हाल में हमारे सामने रहा। 150-200 साल पहले तक, 18वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक, माने आज से लगभग 100-150 साल पहले से शुरू करके और पिछले 1000 साल का जो भारत का इतिहास है कैसा है वो, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। और एक जानकारी आपको स्पष्टता के लिए देना चाहता हूं, वो ये कि भारत के इतिहास पर, भारत के अतीत पर दुनिया भर के 200 से ज्यादा विद्वान इतिहास विशेषज्ञों ने बहुत ज्यादा शोध किया है, बहुत शोध किया है। और दुनिया भर के ये 200 से ज्यादा विद्वान शोधकर्ता, इतिहास के विशेषज्ञ भारत के बारे में क्या कहते रहे हैं, इनमें से कुछ विशेषज्ञों की बात आपके सामने रखूंगा। सभी विशेषज्ञों का रखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 200 विशेषज्ञों का काफी समय जाएगा, लेकिन उसमें से जो प्रमुख हैं, मुख्य हैं, ऐसे 8-10 विशेषज्ञों की बात आपके सामने रखूंगा। और ये सारे विशेषज्ञ भारत से बाहर के हैं। कुछ अंग्रेज हैं, कुछ स्कॉटिश हैं, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ जर्मन हैं। ऐसे दुनिया के अलग अलग देशों के विशेषज्ञों ने भारत के बारे में जो कुछ कहा है, लिखा है और उसके जो प्रमाण दिए हैं, उन पर बात मुझे कहनी है। सबसे पहले एक अंग्रेज की जानकारी मैं आपको दूं। उसका नाम है थॉमस बेब मैकॉले, टीबी मैकॉले जिसको हम कहते हैं। ये भारत में आया, करीब 17 वर्ष इस देश में रहा। सबसे ज्यादा जो अंग्रेज अधिकारी इस भारत में रहे उनमें से उसकी गिनती होती है मैकॉले की। और जब वो भारत में रहा तो भारत का काफी उसने प्रवास किया, यात्राएं की। उत्तर भारत में गया, दक्षिण भारत में गया, पूर्वी भारत में गया, पश्चिम भारत में गया। और अपने 17 साल के भारत के प्रवास के बाद वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने एक लंबा भाषण दिया। उस भाषण का थोड़ा सा अंश परम पूजनीय स्वामी जी द्वारा लिखित जो पुस्तक है शंखनाद, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और वो अंश है, वो ये कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में प्रवास कर चुका हूं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में मैं जा चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखों से भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो, एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, वो 2 फरवरी सन 1835 को कह रहा है। माने आज से अगर हम ये जोड़ेंगे तो लगभग 160-170 साल पहले वो ये बोल रहा है कि एक भी व्यक्ति भारत में गरीब नहीं है, बेरोजगार नहीं है, चोर नहीं है। वो ये कह रहा है। इसका माने भारत में गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, और चोरी कोई क्यों करेगा जब कोई गरीब नहीं है, बेरोजगार नहीं है। फिर आगे के वाक्य में वो और बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है, I have seen such wealth in this country India that we cannot imagine to conquer this country India। वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव मैंने देखा है कि इन भारतवासियों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। क्यों? वो खुद कहता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, वो लोग जल्दी किसी के गुलाम नहीं होते।
इसलिए भारतवासी हमारे गुलाम हो जाएंगे, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और फिर अगले भाषण में वो बहुत लंबी बात कहता है भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के बारे में। मैं उस बात को आगे नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ प्रमाण के रूप में 2 फरवरी 1835 को दिए गए उसके भाषण के ये 2-3 वाक्य हैं जो हमारे ध्यान में आने चाहिए कि भारत में एक अंग्रेज घूम रहा है और कह रहा है कहीं गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, किसी को चोरी करने की भारत में जरूरत नहीं है। इसका माने भारत कुछ काफी समृद्धशाली देश है। फिर इसी भाषण के अंत में मैकॉले एक वाक्य और कहता है, उसको मैं सीधे सुनाता हूं। वो कहता है कि भारत में जिस व्यक्ति के घर में भी मैं कभी गया तो मैंने देखा कि वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने का या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है। माने सामान्य घरों से लेकर विशिष्ट घरों तक सबके पास सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि वो ढेर लगाकर उन सिक्कों को रखते हैं। और वो कह रहा है कि भारतवासी कभी इन सिक्कों को गिन नहीं पाते क्योंकि गिनने की फुर्सत नहीं होती है, इसलिए वो तराजू में तौल कर रखते हैं। किसी के घर में 100 किलो सोना होता है, किसी के घर में 200 किलो होता है, किसी के घर में 500 किलो होता है। इस तरह से सोने का हमारे भारत के घरों में भंडार भरा हुआ है। ये एक प्रमाण मैकॉले का भाषण ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को। इसके बाद इससे भी बड़ा एक दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं। एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी। ये बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है इंग्लैंड में। अंग्रेज लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं, इसका बहुत सम्मान करते हैं। और ना सिर्फ अंग्रेज इसका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, बल्कि यूरोप के सभी देशों में विलियम डिग्बी का बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। अमेरिका में भी इसकी बहुत सम्मान और बहुत इज्जत है। कारण क्या है? विलियम डिग्बी के बारे में कहा जाता है कि वो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहता और बिना दस्तावेज के, बिना सबूत के वो कुछ लिखता नहीं है, इसलिए इसकी इज्जत पूरे यूरोप और अमेरिका में है। वो विलियम डिग्बी भारत के बारे में एक बड़ी पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का एक अंश थोड़ा सा सुनाता हूं आपको। उसने तो अंग्रेजी में लिखा है, मैं सीधे हिंदी करके बताता हूं। विलियम डिग्बी कहता है कि अंग्रेजों के पहले का भारत विश्व का सर्वसंपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक और व्यापारिक देश भी था। अंग्रेजों से पहले का भारत खाली खेती वाला भारत नहीं था, कृषि वाला भारत नहीं था, वो औद्योगिक और व्यापारिक देश भारत था जो सर्वश्रेष्ठ था। उसके शब्द पर गौर कीजिएगा, वो कह रहा है सर्वश्रेष्ठ, माने दुनिया में भारत के मुकाबले उस जमाने में कोई भी देश नहीं था। और ये बात वो कब कह रहा है? 17वीं शताब्दी में वो कह रहा है। माने आज से अगर हम गिनना शुरू करें तो लगभग 300 साल पहले के भारत के बारे में विलियम डिग्बी कह रहा है कि सारी दुनिया के देशों में भारत औद्योगिक रूप से, व्यापारिक रूप से और कृषि के रूप में सर्वश्रेष्ठ देश है। माने कृषि उत्पादन हमारा सबसे अच्छा है, औद्योगिक उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा है और व्यापार भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं। उसके आगे वो कहता है कि भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं। फिर आगे कहता है कि भारत के व्यापारी इतने ज्यादा होशियार हैं जो दुनिया के किसी देश में नहीं। फिर वो आगे कहता है कि भारत के जो कारीगर हाथ से कपड़ा बनाते हैं, उनका बनाया हुआ कपड़ा, रेशम का तथा अन्य कई वस्तुएं पूरे विश्व के बाजार में बिक रही हैं। और इन वस्तुओं को भारत के व्यापारी जब बेचते हैं तो बदले में इन वस्तुओं के वो सोना और चांदी की मांग करते हैं जो सारे दुनिया के दूसरे व्यापारी आसानी के साथ भारतवासियों को दे देते हैं। इस वाक्य को ठीक से समझिए। वो कह रहा है कि भारत का कपड़ा, भारत की अन्य वस्तुएं दुनिया के बाजार में बिकती हैं और भारतवासी इनको सोने के बदले में बेचते हैं। माने हम कपड़ा बेचते हैं तो सोना लेते हैं, हम दूसरी वस्तुएं बेचते हैं तो सोना लेते हैं। सोने के बदले में ही भारत के व्यापारी इन वस्तुओं का विनिमय दूसरों से करते हैं क्योंकि ये वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ हैं और दुनिया में कोई भी दूसरा देश इनको बना नहीं सकता क्योंकि इनकी कारीगरी और इनका हुनर सिर्फ भारत और भारत के ही पास है। फिर वो इसी में आगे कहता है कि भारत देश में इन वस्तुओं की उत्पादन के बाद की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो दुनिया के दूसरे बाजारों पर निर्भर है।